स्वागत है आप सभी का रैंक डिफाइन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और करंट अफेयर क्लास देख रहे होंगे। देखिए आज करंट अफेयर क्लास की जो है आज नोट्स 2 में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बिहार करंट अफेयर करवाए थे जिसमें आपको दिसंबर और नवंबर के जो करंट अफेयर शामिल थे। आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण को देखने वाले हैं, ठीक है, देखने वाले हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक होमवर्क सीरीज चलाई जा रही है आपको एडीओ और 72 बीपीएससी को लेके, तो मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा। तो इससे पहले जो मैं आपको करंट अफेयर करवाया था उससे चलिए आपका सवाल है आज। पहला सवाल आपका ये है कि बिहार सरस मेला 2025 की मुख्य थीम क्या थी। ये आपका पहला सवाल हो गया। आप लोग सब सारे सवालों का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग जो है ये पीडीएफ डाउनलोड करके खुद पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए आपका दूसरा सवाल जो है वो दूसरा सवाल है आपका, बिहार में बिहार के किस नदी पर बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आपका तीसरा सवाल जो है आज का वह यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दी है। बिहार में वह कौन से हैं, ठीक है। चलिए आपका ये तीनों सवाल है, आपको इस तीनों सवाल का जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर देना है। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। देखिए ये आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो है आपको 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद के दोनों सदनों में जो है यह पेश किया था, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस डेट को, 29 जनवरी 2026 को इस बार पेश किया गया है। आमतौर पर ये जो है आपको बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 29 जनवरी ध्यान रखना है कि वर्ष 2025-26 का जो है आपको आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को पेश किया गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कुल 16 अध्यायों को शामिल किया गया है। कितने अध्यायों को? तो 16 अध्यायों को। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में कुल 16 अध्यायों को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इस सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी.ए. अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ये जो आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है आपको कितना रहने का अनुमान इसमें बताया गया है, तो 6.8 से 7.2%। आपको इसी तरह ऑप्शन भी जो है इस तरह से दिए रहेंगे, कुछ और भी इसमें शामिल किए होंगे और आपको यहाँ से जो है सवाल बनता है। तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण देखिए इकोनॉमिक्स से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको जो प्रश्न आते हैं वो आपको आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है और पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। देखिए अगला पॉइंट जो यहाँ पे है आप लोगों के लिए मैंने लिखा था कि वहीं जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है आपको ग्रोथ रेट ये 7.3% रहने का अनुमान है, जो कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच सतर्क आशावाद पर बल देता है, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापा की समस्या में 3.4% जो है यह वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अब देखिए ये एक तरह से बीमारी है, ठीक है, जो कि आपको 2019-20 का ये डाटा है, क्योंकि ये चीजें जो है आपको 5 साल के बाद ही जो है आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल करके जो है दिया जाता है, बताया जाता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे इसी का आप लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं। सर्वेक्षण में NFHS यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों का हवाला दिया गया, जिसमें दिखाया गया कि 24% भारतीय महिलाएं और 23% पुरुष जो है आपको अधिक वजन ग्रस्त हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, 2015-16 में 5 साल से कम उम्र के 2.1% बच्चे, 2.1% बच्चा जो है आपको ज्यादा वजन वाले थे, जबकि 2019 से 21 में यही संख्या बढ़कर आपको 3.4% हो गई है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब देखिए अर्थात कम उम्र के बच्चों में मोटापा या ओवरवेट की समस्या बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इस समस्या को मोर ट्रबलिंग स्टिल क्यों कहा गया। इस समस्या को जो है मोर ट्रबलिंग स्टिल कहा जाता है। किसी भी देश में अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है इसे मोर ट्रबलिंग स्टिल कहा जाता है, मोर ट्रबलिंग स्टिल। तो इसे क्यों कहा जाता है यह, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि आमतौर पर भारत में चर्चा होती है कुपोषण, कम वजन या स्टंटिंग यानी बच्चों का कद जो है धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ साथ जो है आपको ओवर न्यूट्रिशन जो है यानी अत्यधिक पोषण की भी जो है समस्या उभर रही है। तो जिस वजह से है जिस कारण जो है इस चीज को जो है इसका नाम एक दिया गया है मोर ट्रबलिंग स्टिल, ठीक है। अब देखिए अर्थात भारत जो है डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन झेल रहा है। एक तरफ बच्चे जहाँ कमजोर होते हैं वहीं आपको दूसरी तरफ ज्यादा मोटे भी जो है यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका कारण यहाँ पे बताया गया है कि इसका कारण जो है
सभी को पता है कि आजकल जो है गलत खान-पान जैसे कि जंक फूड हो गया, आपको रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि जो है कम होती है, फिर शहरीकरण और लाइफ़स्टाइल में बदलाव, तो ये सारी चीज़ें जो है इनके समस्या का कारण है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक अगला पॉइंट बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नोट है यहाँ पे, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा यानी चौथी जो है अर्थव्यवस्था यह बन गया है, ठीक है? चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, किसे छोड़कर? तो जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है आपको दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था। अब देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डाटा देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए चार्ट यहाँ पे लगाया है। अब देखिए यहाँ पे जापान आपको चौथे नंबर पे था, जिसे आपको जापान को नीचे कर जो है पीछे छोड़ के इंडिया जो है चौथे स्थान पे आ गया है। अब इसका जीडीपी मूल्य जो है 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, ठीक है? यहीं आपको अप्रॉक्स में था, इसलिए यहाँ पे 4.19 लिखा हुआ है ट्रिलियन, ये आपको हो गया है, ठीक है? तो बिल्कुल अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट जो है यहाँ पे अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को तीसरे स्थान से हटाने की स्थिति में जिसका अनुमानित जीडीपी 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर का होगा। यानी कि अभी तो इंडिया जो है जापान को पीछे छोड़ के अब देखिए यहाँ पे तीसरे पे तो आ ही गया है। बिल्कुल आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए इंडिया जो है जापान को पीछे छोड़कर अब इंडिया चौथे स्थान पर आ गया है, ठीक है? लेकिन अगले 2.5 से 3 वर्षों में उम्मीद ऐसी है कि अब ये जर्मनी को भी जो है यह पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर इंडिया जो है आ जाएगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखें। इस चार्ट को आप लोग बार-बार देखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। यहाँ भी देखिए आप लोग पॉज़ कर सकते हैं यहाँ भी आप लोग पॉज़ करके बिल्कुल इसे अच्छे से देखिएगा। ये चीज़ें आपको अगर माइंड में आपके रह जाएँगी ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी यहाँ पे, ठीक है? इस चार्ट को अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिए। आगे देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट जो है, भारत सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2018 में यहाँ एक 18 एक्स्ट्रा हो गया है, 2018 में 2.63 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 11.21 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो लगभग 4.2 गुना वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए आपको इकोनॉमिक्स में जो है आपको डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम है। ये एक रिवीजन क्लास है, तो आप लोग सभी जो है बहुत अच्छे से पढ़े ही होंगे पहले, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और रिवीजन है तो बिल्कुल इसे अगर आप लोग चाहें इसका नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है? वैसे आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा क्लास जब ये खत्म होगी करंट अफेयर की, उसके बाद सारा आपको पीडीएफ एक साथ ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? तो आगे देखिए यहाँ पे वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति जीडीपी के 9.2% तक पहुंच गई, ठीक है? अगला पॉइंट है यहाँ पे भारत राजकोषीय अनुमान की पुष्टि करता है, जिसमें सार्वजनिक निवेश और समेकन के माध्यम से 4.4% घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात की अगर बात करें आपको, यह बढ़कर आपको 825.3 बिलियन डॉलर हो गया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे 825.3 बिलियन डॉलर जो है ये बांटा गया है कैसे, तो ये इसका जो बढ़ा हुआ है तो ये आपको माल क्षेत्र में जो है इसकी वृद्धि कितनी हुई है, तो 437.7 बिलियन डॉलर। वही आपको सेवा क्षेत्र की बात करें तो 387.6 बिलियन डॉलर। अब देखिए सेवा क्षेत्र से आपको देखा गया है कि हर एक साल आपसे सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए सेवा क्षेत्र जो हो, ठीक है, तो वहां आप लोग बिल्कुल उस डाटा को ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां से सवाल बनते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट जो है भारत का कुल निर्यात जो है आपको वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात आपको वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 825.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अब देखिए इसमें जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण क्या है, तो निर्यात में मजबूत वृद्धि। और आगे है यहाँ पे वित्त वर्ष 2024-25 में सर्विस एक्सपोर्ट 13.6% से ग्रोथ के साथ 387.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि ऑल टाइम है, ठीक है? आप लोग हर एक वर्ष जो देखते होंगे सेवा क्षेत्र जो है सबसे अधिक इसी में आपको वृद्धि होती है, तो यहाँ से आपको सवाल भी हर एक साल बनते हैं, तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? देखिए मैं आज आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग व्यू तो कर रहे हैं ना ही, लेकिन लाइक कर रहे हैं ना ही अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दिया कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग एकदम सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं और जो मेरा नोट्स है जो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाता हूँ उससे बनाने का भी जो है एक फायदा हो रहा है आप लोगों को, ठीक है? ऐसे नहीं है कि आप लोग बिल्कुल वीडियो चला के छोड़ दे रहे हैं, तो बिल्कुल उसे ध्यान से देखिए क्योंकि सारी चीजें जो फैक्ट हैं एकदम उसी फैक्ट को लिया जा रहा है जो आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप लोग क्वेश्चन एनालिसिस किए होंगे बीपीएससी का तो आप लोग समझ रहे होंगे इन चीजों को, ठीक है? तो देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक बढ़कर 701.4 अरब डॉलर हो गया है,
जो 11 महीनों के आयात और 94% बाहरी लोन को कवर करने के लिए पर्याप्त है। आगे देखिए यहाँ पे रेमिटेंस वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो है भारत बना हुआ है। ये आपको 3-4 वर्षों से बिल्कुल बना हुआ है। और रेमिटेंस जो है आपको क्या होता है, तो प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली रकम, यानी जो आपको भारत से बाहर रह के काम कर रहे हैं और वहां से जो वह जो है अपनी कमाई हुई राशि जो भारत भेजते हैं वही आपको रेमिटेंस कहलाता है। अब देखिए यहाँ जैसे कि वित्त वर्ष 2024-25 में रेमिटेंस का प्रवाह जो है आपको 135.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। आगे है यहाँ पे भारत का खाद्यान्न उत्पादन। अब देखिए कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन जो है 3577.3 लाख मीट्रिक टन है तक पहुंचने का अनुमान है। इसका कारण क्या है, तो अच्छी मानसूनी वर्षा यहाँ पे हुई थी जिस कारण से इसमें वृद्धि हुई थी। आगे देखिए जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। एक देखिए पॉइंट यहाँ पे है, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। मध्य प्रदेश जो है ना, आपको मध्य प्रदेश राज्य, ये आपको वर्ष 2026 को जो है कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। अब देखिए ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की मना रहा है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वह राज्य आपको मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश का जैसे कि राज्यपाल जो है कौन है, तो मंगू भाई पटेल है। मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब देखिए ये जो है आपको समृद्ध किसान समृद्ध राज्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि विकास का 10 बिंदुओं वाला मॉडल तैयार किया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 10 मॉडल वाला, कितने मॉडल वाला, कितने बिंदुओं वाला, तो 10 बिंदुओं वाला मॉडल इन्होंने तैयार किया है। किसे ध्यान में रखते हुए, समृद्ध किसान समृद्ध राज्य। इसे स्लोगन समझ सकते हैं, इसी स्लोगन के अंतर्गत जो है यह कार्य किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एमपी को देश की दुग्ध राजधानी बनाने के लिए सरकार विशेष योजना पर काम कर रही है। ठीक है, एमपी को देश की दुग्ध राजधानी, तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पे कि देश की दुग्ध राजधानी। ठीक है, देश की दुग्ध राजधानी जो है आपको ये से किसे बनाने की योजना चल रही है, तो एमपी को मध्य प्रदेश को। अब यहाँ पे देखिए एक नोट इस साइड में आपको है कि निराश्रित मवेशियों के लिए गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान 20 रुपये से 40 रुपये की गई, यानी मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश की भी बात हो रही है। ठीक है, निराश्रित यानी कि जो गाय आपको देख रहे होंगे कि सड़कों पे भटकती रहती है और उसे जो है जो रिकवर किया जाता है और उसके बाद जो है उन्हें जब गौशाला ले जाया जाता है जहां उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो ये आपको अनुदान राशि 20 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर जो है अब इसे यहाँ पे 40 रुपये की गई है। कितने, तो 40 रुपये की गई है। और बजट में जो है, ये एमपी के बजट की बात हो रही है, तो एमपी में इस बजट के लिए आपको 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 505 करोड़ रुपये किया गया है। तो बिल्कुल ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही जरूरी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो पॉइंट कौन से हो गए कि कृषि वर्ष को जो है मनाने के रूप में किस राज्य ने घोषणा की है वर्ष 2026 को, तो मध्य प्रदेश ने। और एमपी को जो है देश की दुग्ध राजधानी बनाने के लिए सरकार जो है विशेष योजना पे काम कर रही है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न नहीं, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए कि भारत में देरी से एआई आने के कारण, अब देखिए क्या हुआ ना कि हर एक देश जो है, मतलब बहुत सारे ऐसे देश जो है आपको एआई का जो यूज पहले से कर रहा है, यानी भारत के पहले से कर रहा है और भारत इसमें थोड़ा लेट है। तो अब यहाँ पे एक वक्तव्य में कहा गया है, यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान कहा गया कि अगर भारत में देरी से एआई आई ना, तो उसका भी एक जो है यहाँ पे फायदा ही हुआ है। वो फायदा क्या हुआ है कि भारत उन गलतियों से बच गया है, यानी कि जैसे कि एआई को विकसित करने में, यानी कि कोई भी अगर नए चीजों का हम लोग आविष्कार करते हैं या कोई नई चीजें आती हैं, तो शुरू शुरू में कुछ चीजें उस पर गलतियां होती हैं, कुछ त्रुटि उसमें जो होते हैं, उसे ठीक करने के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा जो है एफर्ट उसमें लगाने होते हैं, यानी समय पैसा सबकी जो है उसमें बर्बादी होती है। तो यहाँ पे भारत में थोड़े से अगर लेट से आई है, तो उसका यहाँ पे कहा गया है इसलिए कि फायदा हुआ है, वह इसीलिए क्योंकि भारत जो है कम ऊर्जा, कम लागत और अधिक टिकाऊ एआई मॉडल विकसित कर सकता है दूसरों से सीख करके। तो यहाँ पे यही बातें कही गई है। अब देखिए एआई के आने से क्या होगा ना, नौकरियों पर कितना फर्क पड़ेगा, तो 10 से 20% जो है नौकरियों पे फर्क पड़ेगा, ऐसा जो है आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है। अब देखिए पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके अंतर्गत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिनमें 36.63 करोड़ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो है ये खोले गए थे खाते। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए एकदम लास्ट जो है पॉइंट है ये, यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है एकदम ऑनलाइन आपको मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप लोग शेयर क्या कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग बिल्कुल शेयर क्या कीजिए ज्यादा ज्यादा। ठीक है, और हम जानना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, तो आप लोग का कौन से आप जगह से देख रहे हैं, बिल्कुल वो भी कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। जैसे कि मैं सहरसा से हूँ, पटना रह रहा हूँ, तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी जो है मजबूती का एहसास हो कि आप लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए अगला पॉइंट जो है यहाँ पे, अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान घरेलू मुद्रास्फीति औसतन 1.7% रही, अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान। ठीक है,
अब देखिए थोड़ा सा इकोनॉमिक जो होता है ना, थोड़ा सा हल्का आपको हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन आपको 3-4 प्रश्न जो निकल के आएँगे ना, वो यहीं से निकल के आएँगे। एक ये आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, फिर आपको 1 तारीख को जो है बजट आएगा, तो फिर मैं उसका भी आप लोगों के लिए नोट ला दूँगा। और यहाँ पे देखिए इसमें जो कुछ पॉइंट अगर छूट जाएँगे, ऐसे गलती से 1-2 पॉइंट अगर मिस हो गए, तो आगे आपको वो कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है? उसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए। जितना है अभी होमवर्क सीरीज़ है, तो बिल्कुल उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए। बार-बार उसे सुनिए आप लोग, ठीक है? स्लो करके, फास्ट करके, जैसे आपको अच्छा लगे उसे बार-बार सुनिए, तभी जो है चीज़ें आपके ज़हन में रहेंगी। आगे देखिए 2025-26 में निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? तो 7% की वृद्धि हुई है। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी का 61.5% तक पहुँच गया है। जीडीपी कहाँ तक पहुँच गया? तो 61.5% तक। वहीं आपको 2012 के बाद ये उच्चतम स्तर है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और वित्त वर्ष 2023 में भी जो है यह आपको 61.5% की यह हिस्सेदारी थी, यानी आपको 2025-26 में और 2023 में भी इन दोनों की जो है सेम जो है हिस्सेदारी रही है, और यह 2012 के बाद सबसे उच्चतम है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट जो है आप लोगों के लिए क्या है कि कृषि वर्ष 2024-25 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन 3577.3 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट नोट यहाँ पे एक है कि कृषि वर्ष जो है आपको भारत में कृषि वर्ष की अगर बात करें तो कृषि वर्ष आपको 1 जुलाई से अगले वर्ष के 30 जून तक को माना जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कृषि वर्ष की बात हो रही है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है, तो 1 जुलाई से अगले 30 जून तक, 1 जुलाई से अगले 30 जून तक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए इंडिया में अगर फिनेंशियल ईयर की बात करें, वित्तीय वर्ष की, तो ये आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। वहीं आपको कृषि वर्ष जो होता है, कृषि वर्ष जो हो जाता है वो आपको 1 जुलाई से 30 जून होता है। ठीक है, तो ये आपको 2 फैक्ट यहाँ पे निकल के आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, बिल्कुल इसे भी ध्यान रखना है। हो सके तो आप लोग इसे नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर का जो भी पीडीएफ है आपको एक साथ ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा लास्ट में। ठीक है, बाकी आपको और सब जो हैंड रिटेन नोट्स है वो आपको मैं पीडीएफ भेजते जा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग उसे बिल्कुल देखिए। और देखिए मुझे पता है कि पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उसे दोबारा पढ़ते हैं। आप लोग अगर इसे पढ़ रहे हैं तो इसे ही आप बार-बार सुनिए। वैसे मैं पीडीएफ आपको जितने भी हैंड रिटेन नोट्स हैं सबके उपलब्ध करवाऊँगा। जो छूट जाएँगे वो आपको एग्जाम के टाइम में सारा आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। खास करके करंट अफेयर का तो मैं एक साथ ही आप लोगों के लिए सारा जो है करंट अफेयर उपलब्ध करवाऊँगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। जितना भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल आप लोग उसे इत्मीनान से पढ़ते जाइए। जहाँ कहीं से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पढ़िए, लेकिन रिवीजन आप लोग यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ आपको ऐसा लगे कुछ एरर है या कुछ मिस्टेक है, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उस पे काम कर सकूँ और उसमें सुधार करने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट जो है, यहाँ पे वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग जीवीए क्रमशः 7.72% और 9.13% बढ़ा। यह जो है आपको स्ट्रक्चरल रिकवरी का संकेत है। अगला पॉइंट है यहाँ पे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली 10 परियोजनाएं शामिल हैं। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि किस मिशन के तहत, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके तहत आपको लगभग 1.60 लाख करोड़ के निवेश वाली 10 परियोजनाएं शामिल हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे रेलवे के हाई स्पीड कॉरिडोर लगभग दर गुना बढ़ा। यहाँ पे देखिए कितना दर गुना बढ़ा, तो यहाँ आपको देख सकते हैं रेलवे के हाई स्पीड कॉरिडोर लगभग 10 गुना बढ़ा होना चाहिए, 10 गुना बढ़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 14 जो है आपको 2014 में 550 किलोमीटर से आपको यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में आपको दिसंबर 2025 तक 5364 किलोमीटर ये हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 2026 में 3500 किलोमीटर रेलवे जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई? तो 3500 किलोमीटर रेलवे इसमें जोड़ी गई है। ठीक है, 3500 किलोमीटर रेलवे इसमें जोड़ी गई है। अगला पॉइंट है यहाँ पे भारत घरेलू विमानन क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार, हवाई अड्डों की संख्या इसमें 2014 में 74 से 2025 में 164 हो गई। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है, मैंने शॉर्ट में लिखा था कि भारत जो है आपको घरेलू विमानन के क्षेत्र में देखे ना, तो ये आपको विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। कौन सा? यहाँ पे बिल्कुल ये ध्यान रखना है, वो कौन सा बाजार बन गया? तो तीसरा। विश्व में कौन सा स्थान रखता है भारत जो है घरेलू विमानन में? तो ये आपको तीसरा स्थान रखता है। ठीक है,
इसका जो है आपको संख्या की अगर बात करें तो 2014 में आपको 74 थी हवाई अड्डों की संख्या, वही आपको 2025 में इसकी संख्या बढ़ के 164 हो गई है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल, यहाँ पे आपको ये डाटा इंपॉर्टेंट होता है 2025 वाला। 164 जो है हवाई अड्डों की संख्या हो गई है। अगला पॉइंट है यहाँ पे डिस्कॉम। डिस्कॉम क्या है? तो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। क्या है डिस्कॉम? तो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। वित्त वर्ष 2025 में पहली बार 2701 करोड़ का सकारात्मक इसमें लाभ हुआ था। कितने करोड़ का? तो 2701 करोड़ का सकारात्मक लाभ हुआ था। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट है इस क्लास का, नवीकरणीय ऊर्जा यानी रेन्यूएबल एनर्जी और इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। इससे आप लोग 2-3 साल से पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यू करंट अफेयर में, तो आप सभी को मालूम होगा। में भारत जो है वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर स्थापित है, यानी इसमें तीसरे स्थान पर भारत जो है इसमें भी अभी स्थापित है नवीकरणीय ऊर्जा और इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का जो ये आर्थिक सर्वेक्षण वाला, सॉरी माफ कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे एक पेज जो है और है यहाँ पे, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। मुझे लग रहा था ये खत्म हो गया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात जो है आपको क्रमशः 90.9, 90.3 और 78.7 है। अब देखिए क्रमशः है तो क्रमशः का मतलब सभी को मालूम है, जैसे कि प्राथमिक है तो प्राथमिक के लिए आपको 90.9 और उच्च प्राथमिक के लिए भी आपको 90.3 हो जाएगा, और माध्यमिक स्तरों पर सकल नामांकन का अनुपात जो है आपको ये 78.7 है। वहीं आपको भारत ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग में जो है आपको इसमें क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। अब देखिए यहाँ पे स्पारडेक्स लिखा हुआ है, तो स्पारडेक्स जो है यानी स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग स्पारडेक्स, ये क्या होता है? यहाँ पे इसका अर्थ लिखा हुआ है। इससे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये जो भारत जो है चौथा जो इसमें देश बना है, इसमें और कौन कौन से देश हैं जो भारत से ऊपर हैं अभी? तो अमेरिका पहले नंबर पे है, रूस दूसरे नंबर पे, चीन तीसरे नंबर पे, और भारत जो है चौथा देश इसमें बन गया, यानी स्पारडेक्स में स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग सिस्टम में। ठीक है, अब देखिए स्पारडेक्स क्या होता है? तो स्पारडेक्स जो होता है भाई आपको क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, जब दो सैटेलाइट क्या होता है ना कि अंतरिक्ष में बिना इंसानी नियंत्रण या सहायता के अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसी को आपको स्पारडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पारडेक्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट जो है यही हम लोग का लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इस पर लास्ट सच में है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% और सकल लाभ वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान है, जो लगातार चौथे वर्ष भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण वाला नोट खत्म होता है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसका बिल्कुल जो है इसे बार बार देखेंगे, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा, और अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं आज आप लोग हमें ये भी बताएंगे, और पूछे गए प्रश्नों के सवाल के जवाब जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।